नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण का एक उपविषय। बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय है जिसका शीर्षक है उपसर्ग। आज हम उपसर्ग को जानेंगे, किन किन भाषाओं से ये बनते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रत्येक भाषा में असीमित शब्द होते हैं जो किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन ये शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। अलग अलग भाषाओं के शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन एक भाषा में शब्द भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी किसी शब्द के पहले एक या दो अक्षर लगाने से नए शब्द बनते हैं, किसी किसी शब्द के बाद एक या दो अक्षर लगाने से नए शब्द बनते हैं, और किसी किसी शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलाने से नए संयुक्त शब्द तैयार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर होता कैसे है, तो अगले स्लाइड में देखिए। एक ही भाषा के किसी शब्द से जो दूसरे शब्द बनते हैं वो तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर 1, शब्द के पूर्व में मतलब पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, क्रम शब्द है। अब इससे पहले मैं क्या लगा देती हूँ? परा अक्षर समूह लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? पराक्रम। तो यहाँ पर ये जो परा अक्षर समूह है यह उपसर्ग है। फिर क्या होता है? नंबर 2 पे देखिए, शब्दों के पीछे जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब किसी किसी शब्द के पीछे एक अक्षर लग जाता है, किसी के पीछे दो अक्षर लग जाते हैं, तो दो अक्षर हुए तो अक्षर समूह हो गया। जैसे लिखना है, लिखना शब्द में आई लगा दिया तो क्या शब्द बन गया? लिखाई। तो यहाँ पर जो आई लगाया हमने वो है आई प्रत्यय। नंबर 3, कैसे बनेंगे शब्द? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से जो संयुक्त शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर हो गया, और यहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर बनाया हमने शब्द रसोई घर, तो क्या बन गया? ये संयुक्त शब्द हो गया और इसे हम समास कहेंगे। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी? अगर परीक्षा में परिभाषा लिखनी आ जाती है तो आप कैसे लिखेंगे? जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करके नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। जैसे हार शब्द है, हार के अनेक अर्थ होते हैं। हार पहनने वाला हार भी होता है, हार का अर्थ जीत हार का विलोम भी होता है। तो अब देखो, इसके आगे मैं लगा देती हूँ वी, तो विहार हो गया घूमना फिरना, और इसके आगे अगर मैं लगा देती हूँ प्र तो क्या हो गया? प्रहार। प्रहार का मतलब हमला। तो यहाँ पर देखिए कि दो अलग अलग उपसर्ग लगाने से शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्रमानुसार संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, उर्दू फारसी के और विदेशी अंग्रेजी भाषा के हम उपसर्गों की चर्चा करते जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों। संस्कृत के उपसर्ग क्या है? एक प्र का मतलब क्या होता है? आगे या अधिक। जैसा मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया आपको, जैसे प्र जमा में हार, प्रहार, प्र जमा में सिद्ध, प्रसिद्ध, प्र जमा में गति, प्रगति। दूसरा है परा, मतलब जिसका अर्थ होता है चारों ओर, अतिशय। परा जमा में जय, पराजय। परा जमा में क्रम, पराक्रम। परी का अर्थ होता है चारों ओर। परी जमा में आवरण, क्या बना? पर्यावरण। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों कि इसमें संधि का नियम भी जुड़ता है। जैसे परि उपसर्ग हो गया और आवरण मतलब ढका हुआ, ये शब्द है। तो क्या हुआ? यहाँ पर जो हमारे र के साथ ह्रस्व ई है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? य में परिवर्तित हो जाएगी। और र क्या हो गया? शीर्षस्थ चला गया, और य के साथ आ मिल गया तो बन गया हमारा या, तो बना पर्यावरण। ये संधि के नियम के अंतर्गत आता है। अगर आपको संधि भी समझनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप संधि भी बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं।
परी जमा में इक्षा, ये भी संधि का नियम है। देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। यदि ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द बना परीक्षा। प्रति सामने या विरुद्ध, प्रति जमा में एक, प्रत्येक, वही संधि हो गई। मैंने क्या बताया था, ई जो है वो किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा, और य के साथ एक ही मात्रा लगी ये। तो ये आप विस्तार पूर्वक तभी समझ पाएंगे बच्चों इसको जब आप संधि को ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। तब आपको ये उपसर्ग जोड़ने में, उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर शब्द बनाने में, संयुक्त शब्द बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। प्रति जमा में एक, प्रत्येक, प्रति जमा में पल, प्रतिपल। उप जिसका अर्थ होता है छोटा या समान, उप जमा में नाम, उपनाम, उप जमा में ग्रह, उपग्रह। अप जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, अपमान, अपकीर्ति। अव जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, अवगुण और अवनति। एक होता है उन्नति मतलब प्रगति करना, उसका विलोम होता है उन्नति का अवनति। और संस्कृत के उपसर्ग देखिए, उत या उद जिसका अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उद्भव। सम मतलब सहित या पूर्णता, सम जमा में योग, संयोग, ये भी एक संधि का नियम है जिसमें जो म है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। सम जमा में तोष, संतोष। अनु, अनु मतलब होता है पीछे या बाद में, जैसे होते हैं ना कि अनुज, अग्रज। ज मतलब जन्म लेने वाला, अनु मतलब छोटा, जो पीछे जन्म लेने वाला है वो अनुज। अग्र मतलब आगे, जो आगे जन्म लेने वाला है वो अग्रज। बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है और छोटे भाई को अनुज बोला जाता है। तो अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, अनुकरण, अनुराग। निस मतलब बिना या रहित या निषेध, निस जमा में तेज, निस्तेज, निस जमा में छल, निश्छल। निर बिना या रहित या निषेध, निर जमा में दोष, निर्दोष, निर जमा में जीव, निर्जीव। ये जब मिल गए शब्द आपस में तो ये शीर्षस्त्र बन जाएगा। दुस बुरा या हीन या कठिन, दुस जमा में साहस, दुस्साहस, दुस जमा में कर्म, दुष्कर्म। दुर यही अर्थ है, दुर जमा में गुण, दुर्गुण, दुर जमा में दशा, दुर्दशा। वी अभाव या भिन्नता, वी जमा में योग, वियोग, वी जमा में ज्ञान, विज्ञान। आ जिसका अर्थ होता है तक या समेत, आ जमा में मरण, आमरण, आ जमा में जन्म, आजन्म। नी निषेध या नीचे, नी जमा में बंध, निबंध, नी जमा में वास, निवास, नी जमा में युक्ति, नियुक्ति। अधि जिसका मतलब होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, अधि जमा में अक्ष, अध्यक्ष, अधि जमा में नायक, अधिनायक। यहाँ पर मैंने आपको सुविधा अनुसार दो दो उदाहरण बताए हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें और शब्द भी जोड़ सकते हैं। अति बहुत या अधिक, अति जमा में रिक्त, अतिरिक्त, अति जमा में अधिक, अत्यधिक। अभि जिसका अर्थ होता है और या समीप, अभिमुख, अभिज्ञान। सु मतलब होता है अच्छा, सुबोध, सुमति। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि जो संस्कृत के हैं तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग जुड़ेंगे और तद्भव शब्दों के साथ तद्भव। कु बुरा, कु जमा में कर्म, कुकर्म, और कु जमा में पुत्र, कुपुत्र। अब हम हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी में है अ जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। अ का मतलब होता है मना करना, न मनाही। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का मतलब नॉलेज, और अ लगा दिया, अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। अछूत, अमर। अन का मतलब होता है अभाव या निषेध, जैसे अनपढ़, अनमोल। अध मतलब आधा, अध जला, अध पका। उन एक कम, जैसे 29 या 59। औ का अर्थ होता है हीन, औ जमा में गुण, अवगुण, औ जमा में घट, अवघट। क या कु जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, कपूत या कुचाल। जैसे हमने संस्कृत के उपसर्ग में किया था, कु के साथ क्या लगाया था हमने, पुत्र। पुत्र मतलब बेटा। कुपुत्र बुरा पुत्र, सुपुत्र अच्छा पुत्र। आगे है चौ मतलब चार के लिए प्रयोग किया जाता है, चौराहा और चौमासा।
आगे देखिए, हिंदी के और भी उपसर्ग हैं। दू या दो, जिसका अर्थ है दो, दुगना, दोभाषी, दोपहर, दोपहर मतलब दो पहरों का समूह। आगे देखिए, पर दूसरा या पराया, परदेश मतलब दूसरे देश में, परलोक दूसरे लोक में। नी रहित, नी जमा में हत्था, निहत्था, जिसके हाथ में कुछ ना हो, निहत्था। नी जमा में डर, जिसको डर ना हो, जो डर के बिना हो। आगे है बिन मतलब बिना या रहित, बिन मांगा, बिन बोले, बिना बोले और बिना मांगे। भर पूरा या भरा हुआ, भरपेट, भरपूर। स या सु अच्छा या सहित, जिसका अर्थ होता है सपूत। जैसे मैंने पीछे बताया ना आपको कि सुपुत्र करते हैं तो वो संस्कृत का शब्द हो गया, और सपूत करते हैं तो वो हिंदी भाषा का शब्द हुआ। सुजान, सु उपसर्ग आ गया इसमें। ती मतलब तीन, तिरंगा तीन रंगों वाला, तिकोना तीन कोनों वाला। आगे है, यह है उर्दू भाषा के उपसर्ग, इन्हें भी दोहराते हैं एक बार, देखिए ध्यानपूर्वक। एन मतलब ठीक या सही, एन वक्त, एन मौका, तो ये उर्दू के शब्द हैं। कम थोड़ा या हीन, कमतर कम कीमत, खुश अच्छा या उत्तम, खुशनुमा खुश मिजाज। गैर जिसका अर्थ होता है बिना या रहित, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। आगे है दर, जिसका अर्थ होता है में, दरकिनार, दरअसल। ना उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है नहीं, नालायक मतलब जो लायक ना हो, नापसंद जो पसंद ना हो। ब के साथ, बखूबी खूबी के साथ, बदौलत दौलत के साथ। आगे है बद मतलब जिसका अर्थ होता है बुरा, बदनीयत, बदमिजाज। बे अभाव में, बे औलाद मतलब जिसकी औलाद ना हो, बेशुमार। ला बिना या अभाव, लापरवाह, लावारिस। बा सहित, बाकायदा, बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। सर मुख्य जैसे सरताज, सरहद। हम एक समान, हम उम्र, हम सफ़र। हर प्रतीक के लिए, हरदम, हर वक्त। ये हमारे महत्वपूर्ण उर्दू के उपसर्ग थे। अब अंग्रेजी भाषा के देखते हैं। सब जिसका अर्थ होता है उप या अधीन, जैसे सब इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर, जो किसी इंस्पेक्टर के नीचे होता है वो सब इंस्पेक्टर। आगे है वॉइस, जिसका अर्थ होता है उप, जैसे वॉइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल मतलब उप प्राचार्य। डिप्टी जिसका अर्थ होता है उप सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। हेड मुख्य, हेड मास्टर, जैसे विद्यालय में आप देखते हैं ना हेड मास्टर, हेड इंचार्ज। आगे है चीफ, जो कि मुख्य होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफिसर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण उपसर्ग थे मैंने सभी को आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, एक और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।